Hello guys, so welcome back to the channel. I hope you guys have seen the previous video in which we had talked about the Dalton's atomic theory, उसके क्या क्या postulates थे and उसके drawbacks क्या थे, and साथ ही साथ हमने discuss किया था कि क्या important questions उस topic में से exam में आते हैं. So अब आज की वीडियो में हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे and today we will be studying about that what are atoms, उनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, दैट मीन्स व्हाट आर द एटॉमिक सिंबल्स एंड ऑफ कोर्स उनका मास यानी वेट कैसे मेजर किया जाता है. सो दिस इज व्हाट वी विल बी कवरिंग अप इन टुडेज वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एटम? नाउ बाय दिस टाइम आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि एटम क्या है. एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको मिला के मैटर बनता है. क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जांपल के ज़रूर समझाया था. अगर आप एक गोल्ड बार ले लो, यू कीप ऑन ब्रेकिंग इट डाउन, आपको पहले गोल्ड नगेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसके और छोटे पार्ट्स. यू फर्दर ब्रेक इट डाउन तो आपके पास गोल्ड डस्ट आ जाएगी, दैट मीन्स इतना छोटा. सो इवेंचुअली अ पॉइंट विल कम जहाँ पे आपके पास स्मॉलेस्ट एंटिटी आ जाएगी, गोल्ड एटम. नाउ हाउएवर वी नो कि हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं एटम को इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे वी नीड टू फोकस अपॉन दिस थिंग दैट व्हाट इज एन एटम, उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है. नाउ यहाँ पे गोल्ड को मैं एक जनरल टर्म दे सकती हूँ, दैट इज मैटर, राइट. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एटम्स जो हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑफ द मैटर. सो focus upon this thing here that atoms are the building blocks of matter. जितना भी matter आपको universe में दिख रहा है, that means anything which is occupying space and it has some volume, वो किससे बना है? वो atom से बना है. atoms को, ढेर सारे atoms को मिला के हमारा matter बना. So atoms can also be said as the building blocks. and अगर specifically हम बात करें वो क्या है, वो एक smallest हिस्सा है, एक smallest particle है of an element which may or may not be capable of free existence. अब इस लाइन का क्या मतलब है कि it may or may not be capable of free existence? इसका मतलब ये है कि हमारे नेचर में कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन्हें किसी के साथ बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, दीज आर नोन एज दी नोबल गैसेज. नोबल गैसेस इसलिए क्योंकि इन्हें रिएक्ट करना नहीं पसंद, ये खुद ही अपने साथ खुश है, दे आर वेल सेटिस्फाइड एंड दे बेसिकली दे आर नॉट रिएक्टिव. हीलियम जो है वो अकेला ही एटम रहना पसंद करता है. इट डज नॉट प्रेफर टू बाइंड विद एन हीलियम एटम. मतलब आपको नेचर में हीलियम हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन कभी हीलियम इस फॉर्म में नहीं मिलेगा या फिर किसी और फॉर्म में जिसमें वो बॉन्डेड हो. आपको हमेशा वो फ्री स्टेट में मिलेगा. Similarly for neon, argon, krypton, xenon and radon, ये सारी हमारी नोबल गैसेस कहलाती हैं, ठीक है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम जो है आपको नेचर में कभी भी इस फॉर्म में नहीं मिलेगा. वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा? या तो हाइड्रोजन की फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, या फिर हो सकता है वो किसी और कंपाउंड की फॉर्म में मिले. फॉर एग्जांपल HCl, ये कंपाउंड की फॉर्म में मिले. लेकिन कभी भी आपको फ्री हाइड्रोजन एटम नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं नज़र आएगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. कोई किसी की प्रॉपर्टी ऐसी है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, किसी की ऐसी है जो कि बॉन्डिंग के बाद ही स्टेबल होता है. सो दीज आर द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाट इज एन एटम, राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट हाउ बिग और हाउ स्मॉल आर दीज एटम्स. अब पहली बात, क्या हम एटम्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी दीज एटम्स विद आवर आई. इन फैक्ट हम इसे एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. You cannot see it even with the normal microscope that you have in biology lab. इसे स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है which is known as electron microscope. and साथ ही साथ एक और माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम कहते हैं STM. STM क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. इसके बारे में आप काफ़ी आगे, लाइक इफ़ यू टेक इन योर
ग्रेजुएशन एंड ऑल, अगर आप साइंस परस्यू करते हो तब आप इसके बारे में पढ़ोगे, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये 2 माइक्रोस्कोप्स हैं जिनकी वजह से आप यू आर एबल टू सी हाउ डज एन एटम लुक्स लाइक। इवन इन दिस थिंग यू आर नॉट एग्जैक्टली एबल टू सी हाउ एन एटम लुक्स, बहुत ही रफ पिक्चर आप देख सकते हो। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि एटम्स क्या है, दे आर वे टू स्मॉल, दे आर स्मॉल इवन बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, जितना आप सोच भी नहीं सकते वो उससे ज़्यादा छोटा है। In fact, this a very interesting example that I found out was that atom इतना छोटा है कि अगर आप एक एटम को इतने टाइम्स लो, इतने सारे बार मिला के, तब जाके उसे एक साइज़ मिलेगा कि वो एक फुटबॉल के साइज़ की हो पाए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ एक फुटबॉल बनाने के लिए आपको इतने सारे एटम चाहिए। दैट मीन्स एन एटम इज़ वे टू स्मॉल देन जिसे आप स्केल से या किसी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते। इन फैक्ट दीज आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर हम अपने बालों के बारे में बात करें, दैट मीन्स आर हेयर, उसमें भी इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट अ सिंगल स्ट्रैंड, सिर्फ एक बाल के बारे में बात करो, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंड, अगर मैं इसकी विड्थ के बारे में बात करूँ, मतलब ये कितना ज़्यादा इसकी थिकनेस है, सिर्फ ये थिकनेस के लिए कैसे बनता है ये, जब 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन कार्बन एटम्स कंबाइन, तब जाके सिर्फ इतनी थिकनेस बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटम का साइज़ कितना छोटा होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी रिलेटेड डिस्कस करें तो वो ये है कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अराउंड 1 ट्रिलियन एटम्स आर देयर। सो एटम इज इवन वे बियॉन्ड देन योर इमेजिनेशन। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा दैट सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सेल का भी बिल्डिंग ब्लॉक आप देख पा रहे हो कि वो क्या है, एटम। 1 ट्रिलियन एटम मिला के तब जाके एक सिंगल सेल बना है, जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर कोई चीज़ इतनी छोटी है तो उसे किस यूनिट में मेजर किया जाए, दिस इज़ व्हाट वी विल स्टडी नाउ। एटम्स को यूजुअली मेजर करते हैं हम एक यूनिट में विच इज़ नोन एज नैनोमीटर। अब ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। नाउ पहली बात ये हमें समझना ये है कि हम एटम में एक्चुअली किसको मेजर कर रहे हैं उसके साइज़ के लिए, ठीक है। यूजुअली कंसिडर किया जाता है दैट एटम इज़ एक्चुअली स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल शेप में ये एक कंसिडरेशन है। तो जब हम एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ते हैं, वी स्टडी देयर साइज इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियाई, मतलब इसका रेडियस कितना है उससे हम एटॉमिक साइज़ मेजर करते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडियाई। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक साइज़ कितना है, इसका मतलब ये है कि आप उस स्पेसिफिक एटम का रेडियाई की बात कर रहे हो, नॉट दिस थिंग। आप ये पूरा इतना बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रेडियाई के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ वन पॉइंट। एंड नाउ सेकेंड पॉइंट ये कि हम क्या यूनिट यूज़ कर रहे हैं। यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं नैनोमीटर। नाउ व्हाट इज़ एक्चुअली अ नैनोमीटर, यू कैन सी अप हियर दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। यानी कि आप 1 को आप कितने 9 टाइम्स आप पीछे जाओगे तब जाके एक पॉइंट लगाओगे, इतना ज़्यादा छोटा आपका एक नैनोमीटर होता है। आप ये एक्सपोनेंट्स आप मैथ्स में पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें 10⁻⁻1, इसका मतलब ये हो गया 0.1, है ना। 10⁻⁻2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये 0.01 हो गया। ऐसे ही अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10⁻⁹ मतलब आपको इतने बार आपको पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा के आपका 1, यानी इतना ज़्यादा वो छोटा है। तो यहाँ पे एक मैंने जनरल टेबल दे रखी है जिसमें हम उनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एटम का साइज़ है 0.6 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। या तो आप नैनोमीटर लिखोगे या फिर आप उसकी जगह पे ये लिखोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है।
एंड अगर हम अपने सिंपलेस्ट एटम की बात करें, दैट मीन्स हाइड्रोजन, द स्मॉलेस्ट एटम, उसका एटॉमिक रेडियाई इज अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है, और यू कैन से 1 नैनोमीटर, राइट। तो एटॉमिक साइज रिप्रेजेंट करने का आपको यूनिट पता लग गया, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन नैनोमीटर्स। आई होप दिस मच ऑफ इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की, दैट इज़ द एटॉमिक सिम्बल्स। हमने ये जान लिया कि वो कितने छोटे हैं और कैसे एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास नेचर में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, देन हाउ डू वी रिप्रेजेंटेड। अब अगर हम रिएक्शंस लिखने लगे फुल फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस हाइड्रोजन, तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू राइट सच इक्वेशन एंड बहुत ही ज़्यादा इट विल ऑक्यूपाई स्पेस। तो ऐसे पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। तो सिम्बल्स क्या है हमारे, बेसिकली दीज आर द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट है तरीके का, जस्ट लाइक आप मैथ्स में हमारे क्या सिंबल होते हैं, प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लाई, ये सिंबल है ना। आप ये तो नहीं लिखते हो ना कि 3 मल्टीप्लाई बाय, कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे लिखने में। सो यू यूज़ सिम्बल्स। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी हमारे हर एलिमेंट का अपना सिंबल होता है। नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस अप हियर इज दैट डाल्टन, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, he was actually the first scientist to suggest some symbols in terms of figures। उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसने उनके सिंबल कुछ सजेस्ट किए थे, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कार्बन का ऐसे है, सल्फर का ये है, सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सिंबल्स, और ये याद करने भी काफ़ी मुश्किल है। तो ड्रॉ करने भी मुश्किल हैं, याद करने में भी मुश्किल हैं, इसलिए दिस सिस्टम ऑफ सिंबल विच वॉज प्रपोज बाय डाल्टन इवेंचुअली वॉज डिस्कार्डेड अवे एंड इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर। क्यों? बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव और सजेस्ट द सिंबल ऑफ एटम्स और एलिमेंट। तो आप लिखोगे डाल्टन, राइट। ये 1 मार्कर्स में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज, अब क्योंकि ये सिस्टम डिस्कार्ड हो गया, तो व्हाट इज द प्रेजेंट डे सिंबल। द प्रेजेंट डे सिंबल की अगर हम बात करें, उन्हें हम कहते हैं मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो हमारे आज की मॉडर्न लाइफ में फाइनली एक्सेप्टेड हैं। नाउ बिफोर दिस थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट इज दैट कि पहले के टाइम में जब एटम्स डिस्कवर हो रहे थे, एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, तो उनके नाम कैसे रखे जाते थे। यूजुअली उनके नाम इस बेसिस पे रखे जाते थे, या तो जिस जगह पे वो मिले, द नेम ऑफ प्लेस फाउंड, और फॉर एग्जांपल द कलर ऑफ एलिमेंट, इस बेसिस पे नाम रख दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल कॉपर जो है, ये नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सिप्रस जगह पे मिला था, तो इससे रिलेटेड मिलता जुलता नाम रख दिया। गोल्ड जो है वो नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका जो कलर है इट वॉज नियर टू येलो, गोल्ड का मतलब एक्चुअली येलो है, ठीक है। तो पहले इस तरह से नेमिंग की जाती थी। मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स फिर अब कैसे आए और कैसे नाम दिए जाते हैं। नाउ दिस इज डन बाय अ कमिटी विच इज नोन एज आयुपैक। इसे आयुपैक कहते हैं। अब ये आयुपैक एक्चुअली है क्या, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाउ दिस इज वन कमिटी विच हैज़ बीन सेट अप वर्ल्ड वाइड, जो कि डिसाइड करती है कि एटम्स के सिंबल क्या होंगे, किस तरह उनके नाम रखे जाएंगे, क्या आपके रूल्स होंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है, राइट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आयुपैक। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्वेश्चन यहाँ से आता है। And of course this you see over here, this is the actually the logo of IUPAC, right? I hope this is clear. अब बात करते हैं कि क्या हैं वो सिंबल्स। एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो सिंबल्स आपको दिखा रखे हैं ये कहलाते हैं हमारे मॉडर्न डे सिंबल। क्या है, सिर्फ आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे। हाइड्रोजन के लिए H हो गया, ऑक्सीजन के लिए O हो गया, लिथियम के लिए Li हो गया, राइट। अब इनके क्या रूल्स हैं लिखने के, लेट मी जस्ट क्विकली हाईलाइट देम अप। तो रूल्स क्या है, रूल ये है कि सिंबल नेम हमेशा 2 अल्फ़ाबेट का होगा,
या तो एक या दो, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है कि अगर सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आपके सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो सेकेंड अल्फ़ाबेट जो है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा और फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, हाइड्रोजन का सिंबल सिर्फ एक लेटर से रिप्रेजेंट होता है, H। इसे हम कैपिटल में लिखेंगे, दिस इज़ राइट। अगर आप ऐसे लिखोगे तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का सिंबल जो है वो 2 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होता है, L and I। तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, दिस इज़ द राइट वे। आप इसे ना तो ऐसे लिखोगे, ये गलत है, ना आप इसे ऐसे लिखोगे, ये भी गलत है। सो बहुत ही 2 सिंपल बेसिक रूल हैं। अगर या तो एक या 2 अल्फ़ाबेट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 अल्फ़ाबेट का है तो सेकेंड अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल होगा एंड ऑफ कोर्स पहला अल्फ़ाबेट हर केस में it will be written in capitals. So as you can see up over here, यहाँ पे टेबल में आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और उनके सिंबल दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, मैग्नीशियम का Mg, आर्गन का Ar। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करने हैं बिकॉज क्लास 9th में CBSE expects you to be aware of at least फर्स्ट 20 एलिमेंट के आपको सिंबल्स आने चाहिए, इवन देयर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, लेकिन वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। आप उससे ज़्यादा भी याद कर लो, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स सिंबल। अब बात करते हैं हमारे एटॉमिक मास की। सो एटॉमिक मास क्या है? ऑफ कोर्स कि एटम का वेट कितना है। अब यहाँ पे हमने पहले ये तो जान लिया कि एटम जो है वो इतनी छोटी चीज़ है, तो ऑफ कोर्स उसका मास भी जो है वो बहुत छोटा होगा, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि एटम्स का साइज़ एक्चुअली डिटर्मिन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम एक सिंपल बात करें, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ज़्यादा कम इसका मास है, और अगर आप फिर इससे कैलकुलेशन करने लग गए तो इट विल बिकम रियली कॉम्प्लेक्स। तो हम क्या करते हैं, वी हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म विच इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम किसी भी एटम का हम एक्चुअल मास डिटर्मिन ना करके हम ये डिटर्मिन करते हैं कि वो किसी और एटम के रिस्पेक्ट में कितना हल्का है या कितना ज़्यादा हैवी है। सो व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास? It is basically the comparison कि how many times an atom is either heavier or lighter than another atom। कौन सा another atom? वो जो दूसरा एटम है उसे हम कहते हैं रेफरेंस एटम। मतलब आप किसी एक एटम, किसी एक एलिमेंट के एटम को रेफरेंस एटम मानते हो और उसके बेसिस पे आप चेक करते हो कि वो कितना हल्का है या वो कितना हैवी है। So the masses which are obtained in such a way are known as relative atomic mass। अब अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डू नॉट हैव एनी वे ऑफ मेजरिंग, ठीक है, द मास, और आपके पास मान लीजिए आपके पास एक चौक है, ठीक है, एंड आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपको इस पेन का मास मेजर करना है बट यू डू नॉट हैव एनी वे ऑफ मेजरिंग, लेकिन आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप चौक को अपना रेफरेंस मान सकते हो, रेफरेंस मान सकते हैं हम इसे, एंड देन फिर आप चेक कर सकते हो कि ये जो पेन है इस चौक के मुकाबले कितना ज़्यादा हैवी है। वो यू कैन मेजर इट अक्रॉस सिंपली, क्योंकि दोनों बड़े आइटम्स हैं, आप सिंपली एक वेइंग मशीन में आप मेजर कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस वन पेन इज इक्वल टू 2 चॉक्स, ठीक है, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं हम। तो क्या हो गया, तो क्या मैं ऐसे ये कह सकती हूँ कि चॉक जो है वो हमारा रेफरेंस एटम है और मैंने अपना एक नया यूनिट क्रिएट कर दिया, चॉक यूनिट्स, जिस देयर इज़ नो सच यूनिट, ये सिर्फ मैंने क्रिएट किया है समझाने के लिए। दैट मीन्स एक पेन का वेट कितना है, 2 चॉक यूनिट्स। अब मान लो आपको पेन की जगह कुछ और दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको एक स्केल दे दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है चॉक यूनिट्स,
इसके बेसिस पे मेजर करो, तो आप चेक करोगे कि ये जो स्केल है इस चौक से कितने टाइम्स हेवी है। हो सकता है दिस स्केल माइट बी इक्वल टू 4 चॉक्स, यानी कि हमारा 4 चॉक यूनिट्स। ये मैंने इन्वेंट कर दिया, दैट CU स्टैंड्स फॉर चॉक यूनिट। पर आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हम किसी दूसरे एटम को रेफरेंस मान रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं उसका वेट क्या है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब नाउ लेट अस फाइंड आउट कि एक्चुअली हमारा रेफरेंस एटम कौन है। ठीक है, सो अर्लियर अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें, सबसे पहले साइंटिस्ट ने रेफरेंस किसको माना? दैट वाज एक्चुअली 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। मतलब ऑक्सीजन का एक्चुअल मास हम लोगों ने ग्राम में पहले ढूंढा, विच वॉज डिफिकल्ट टू मेजर। उस वैल्यू को हमने 1/16 से डिवाइड किया, फिर जो वैल्यू आई, लेट्स से x ग्राम आई, उसको हमने मान लिया अपना मेजर यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट मान लिया। जैसे हमने पीछे चॉक यूनिट माना था, इसको हमने मान लिया यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट। अब ऑक्सीजन ही क्यों चूज किया गया? उसके 2 रीज़न थे। पहली बात ये कि ऑक्सीजन जो है इट कंबाइंस विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उस टाइम ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी रिएक्टिंग विद ऑल ऑफ दीज अदर एलिमेंट्स। तो आप आसानी से दोनों का रेफरेंस करके आप मास निकाल सकते थे। सेकेंड पॉइंट ये था कि जब हम ऑक्सीजन को रेफरेंस मान के दूसरे लोगों एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल रहे थे, तो दैट वाज फाउंड टू बी अ होल नंबर। नाउ ऑफ कोर्स होल नंबर्स आर मच मोर ईजियर देन फ्रैक्शन और डेसिमल। तो दिस वाज द रीज़न वाई ऑक्सीजन वाज चोजन टू बी एज द रेफरेंस एटम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दैट वाई ऑक्सीजन वाज चोजन एज द रेफरेंस एटम अर्लियर। सो इसके अंदर ये दोनों पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। बट अब हुआ क्या, ऑक्सीजन अगर हम आज के डेट में बात करें, दिस हैज़ बीन डिस्कार्डेड। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन व्हेन डिस्कवरीज वर टेकिंग प्लेस इट वाज फाउंड कि एक्चुअली ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मतलब ऑक्सीजन जो है नेचर में एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसी का मास 16 है तो किसी का कुछ और है, तो दैट बिकेम अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। तो फाइनली फिर क्या अब हमारा मॉडर्न रेफरेंस एटम है? दैट इज़ द कार्बन 12। नाउ व्हाट इज़ कार्बन 12? कार्बन भी आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में दैट कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप। तो क्या करा साइंटिस्ट ने, एक स्पेसिफिक आइसोटोप लिया, कौन सा? जिसका मास था 12, यानी कि C612, जिसमें मास नंबर था 12। ये वाला एटम उन्होंने रेफरेंस माना और इसकी बेसिस पे बाकी सारे एटम्स का मास ढूंढा गया। एंड ऑफ कोर्स हु रिकमेंडेड दिस? इट वाज द IUPAC हु रिकमेंडेड दिस थिंग, राइट। तो अब जो मॉडर्न लाइफ में हमारा एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन करते हैं, वो हम कैसे करते हैं कि दैट वन एटॉमिक मास यूनिट, दिस AMU stands for atomic mass unit, is defined as equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. This is very important. तो यहाँ पर मैं इसे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूँ दैट 1 AMU is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। ठीक है, या फिर आप ऑफ को हटा के यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हो, बिकॉज यू नो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मतलब कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम का मास मेजर किया गया इन ग्राम्स। ठीक है, उसको आप 1/12 से मल्टीप्लाई करो, 1/12 से, फिर जो आंसर आएगा दिस वाज कंसिडर्ड इक्वल टू 1 AMU। अब आप इसको सॉल्व करोगे एक्चुअली, तो हम क्या आएगा, लेट्स फाइंड आउट। तो उस टाइम पे द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम्स वाज इक्वल टू दिस, यानी कि आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ये वैल्यू आपको सिंपली यहाँ पुट कर देनी है और 1/12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम्स।
तो अब आपको ये पता लग गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की क्या रिलेशन है, दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इतने ग्राम्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन गारंटीड आता है। क्वेश्चन क्या आता है, बहुत सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन आता है जिसमें सब गलती करते हैं। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 AMU और डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे आपको पहली बात, एक तो ये वर्ड फॉर्म लिखनी है, वर्ड इक्वेशन, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसे रट लो और ध्यान से समझ लो। आपको पहली बात एक ये चीज़ याद रखनी है, 1/12 है। उसके बाद जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये है, ये लिखना 1 एटम लिखना ज़रूरी है। आप कार्बन 12 का कितने एटम ले रहे हो, आप कार्बन 12 का एक एटम ले रहे हो इन ग्राम्स, उसका मास कितना है, उसे आपने 1/12 से डिवाइड कर दिया, या फिर कह लो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई मीन यू आर डिवाइडिंग इट बाई 12 और यू से यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाई 1/12। वो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा कार्बन जो है, कार्बन 12 इज नाउ योर रेफरेंस एटम। ठीक है, तो आई होप दिस 1 एटॉमिक मास यूनिट इज क्लियर। जैसे कि हमने चॉक यूनिट क्रिएट किया था, एटम्स के लिए कौन सा यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अब जो हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास, वो हम मेजर करते हैं AMU में। मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो मास है, मैंने आपको अभी कुछ पिछले स्लाइड में बताया था कि उसकी वैल्यू जो है इट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये मैंने आपको बताया था। आप इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते, आप इसे रिप्रेजेंट करते हो 1 AMU। ठीक है, आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। हीलियम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे मास के लिए, 2 AMU। ठीक है, ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, राइट। नाउ आई एम सॉरी, दिस इज़ 4 AMU एक्चुअली, 4 AMU बेसिकली आप AMU में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 4 इंटू ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है 1 AMU की वैल्यू कितनी है ग्राम में। आप सिंपली से यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपके पास ये ग्राम में आ जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो अब अगर हम इसी को मैं ज़रा और ब्रीफ में डिस्कस करूँ तो, कि अगर आपको एक्चुअल मास निकालना है हाइड्रोजन एटम का, तो वो कैसे होगा। एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन वाज फाउंड टू बी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारा 1 AMU था, जो अभी हमने डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। और ये आपने फाइंड आउट किया, तो इट वाज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, और ये हमने पिछली अभी वीडियो में देखा ही था कि उसका कितना मास है, तो ग्राम्स में एक्चुअली इतना है। लेकिन अगर हम AMU में बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU। ठीक है, सिमिलरली इफ आई जस्ट शो यू विद वन मोर एग्जांपल, तो हम एक और डेफिनेशन से हम इसे AMU को डिफाइन कर सकते हैं, वो ये है 1 AMU इज बेसिकली व्हाट, और AMU क्या है, it means that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेफरेंस और रिलेटिव एटॉमिक मास का यही मतलब है ना, कि आपने एक को रेफरेंस मान लिया, फिर दूसरा एटम उससे कितने टाइम्स हैवी है या कितने टाइम्स लाइट है, यही तो बताई थी डेफिनेशन। तो इसी तरह से फिर आप उसको ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लिया है, जिसमें ये आपको गिवन है दैट मास ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स इज दिस। मतलब मैग्नीशियम के सिर्फ एक एटम का मास ग्राम्स में इतना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 AMU, ये कितना हैवी है। आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर, सिर्फ आप सिर्फ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको पता है मैग्नीशियम का मास कितना है, 3.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आप इसे 1 AMU से डिवाइड कर दो। 1 AMU की वैल्यू अभी हमने पीछे ही देखी थी, दैट वाज इक्वल टू 1.66 और 1.67, 1.66 ले लो या 67 ले लो, इंटू 10⁻⁻24।
आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 24. तो इट मीन्स इट इज़ 24 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, विच इन अदर वर्ड मीन्स कि अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम का आपने ग्राम्स में तो बता दिया कितना मास है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में कितना है 24 AMU. ठीक है, आई होप दिस मच ऑफ इट इज़ क्लियर. एंड यहाँ पे एक और पार्ट मैंने लिखा है कि वो कितने टाइम्स हेवियर है देन एन कार्बन एटम. तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आप इसको 3.98 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स इसको आप डिवाइड कर दोगे कार्बन के मास से. कार्बन का मास अभी हमने पीछे देखा था 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम्स, ये आपका था यहाँ पे एज यू कैन सी. तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ये ये कट जाएगा एंड दिस विल अप्रॉक्सीमेटली कम इक्वल टू 2. इसकी वैल्यू आएगी 2. दैट मीन्स इट इज़ 2 टाइम्स हेवियर देन कार्बन 12 एटम, लेकिन 24 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन एटम. लेकिन अब यहाँ पे मैं 2 AMU नहीं लिखूँगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मैं कार्बन के बारे में बात कर रही हूँ ना, जो कि हमारा 1/12 नहीं है, हम सिर्फ कार्बन 12 के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन अगर स्टैंडर्ड 1 AMU की बात करें, यानी कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, तो ये आप इस तरह से आप ये भी ढूंढ सकते हो. तो बेसिकली अदर वर्ड्स में क्या हो गई डेफिनेशन हमारी एटॉमिक मास यूनिट की, कि हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज heavier than what? Heavier than this value, and this value is basically equal to 1 AMU. Now one more thing let me tell you, you do not need to worry about all of these calculations जो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि यूजुअली ये इस नहीं आती कैलकुलेट करने के लिए. ये बस साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स सिंपल. आपको डायरेक्टली बस ये वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट की गई है. फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के यहाँ पे मास लिखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का है 1. ठीक है, वैसे तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक वैल्यू लिख रखी है टू द 4th प्लेस ऑफ डेसिमल, लेकिन आपको सिर्फ 2 प्लेस तक भी याद करोगे तो बहुत है. हीलियम का कितना है 4 AMU. लिथियम का कितना है 6.9, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 7 AMU. तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का याद होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का है 40 AMU, पोटाशियम का है 39 AMU, लाइक दिस थिंग. तो आपको यू डू नॉट नीड टू गो इनटू दीज कैलकुलेशंस. ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है. ये एक नया यूनिट है और 1 AMU की वैल्यू एक्चुअली कितनी है ये समझाने के लिए था. तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये सिंपल बात अगर आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई है कि एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, वो है कार्बन 12 का एक एटम लिया, उसका मास ढूंढा और हमने उसका 12 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1 AMU. ये हमारा रेफरेंस है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर ऑल दीज मासेस, ये जो जितने भी मास यहाँ ढूंढ रखे हैं, ये हमने कैसे ढूंढने हैं, कार्बन 12 को अपना रेफरेंस मान के, मतलब कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें मास नंबर जो है वो 12 है. ठीक है, सो दीज टेबल यू नीड टू रिमेंबर. इसमें आप सिर्फ एटॉमिक मास याद कर सकते हो, इसमें प्रोटॉन वगैरह ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे. सो आई होप ऑल द बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू. और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक्स में ऐसे आते हैं दैट आई हैव टोल्ड यू. So please learn this definition of one atomic mass unit both in the word form and in the mathematical form, right? If you have any doubt, you can ask me up always. And of course, if you liked our video, so please do subscribe and like the it. And of course, if you have any valuable feedback for us, then yes, I would love to hear it from you. And of course, कोई doubt भी है तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हो. So thank you so much for watching. So till then, we will see you up in the next video. So bye and take care.